गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, जो हमारा रनिंग चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका हम आगे देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेल का इंट्रोडक्शन दिया था कि सेल क्या है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे हम अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करते हैं। कैसे कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया था जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की और कुछ और ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी की थी, तो वो ध्यान रखना है आप लोगों को। साथ ही साथ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने देखा था। आज हम सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की स्टडी करेंगे। देखिए सेल वॉल क्या है, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है सेल और वॉल, यानी सेल की जो वॉल है, वॉल यानी कि आउटर कवरिंग जो कवर करता है पूरी बॉडी को, तो जो सेल को कवर करता है वो सेल वॉल है। देखिए इससे पहले भी मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको यही बताया था कि वो आउटर कवरिंग है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है, जबकि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेल वॉल तो प्लांट्स के अंदर आउटर कवरिंग होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। देखिए सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करती है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज रिजिड एंड आउटर कवरिंग दैट मीन्स लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए रिजिड होती है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी क्या होती है कि वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम लोग किसी बॉडी की शेप को चेंज नहीं कर पाते। मतलब सेल वॉल जो है वो रिजिड है, यानी सेल वॉल की हम शेप चेंज नहीं कर सकते, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें हमने देखा था कि वो फ्लेक्सिबल होती है, वो मूवेबल होती है। लेकिन जो सेल वॉल है वो कैसी है? रिजिड है, वो मूवेबल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो प्लांट्स है उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सेल्यूलोज का काम क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यानी फिनोमिना के बारे में बताया हुआ है एनसीईआरटी में, प्लाज्मोलाइसिस। देखिए प्लाज्मोलाइसिस कुछ भी नहीं है, इजी सा है कॉन्सेप्ट इसका। देखिए कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। ऑस्मोसिस में क्या बताया था मैंने कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू मूवमेंट हो रहा है। सेम ऐसा ही है इसके अंदर भी, लेकिन होता क्या है प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेल वॉल है, रिजिड है, तो उसके अंदर से मूवमेंट ही नहीं होगा। तो वो खुद मूवमेंट नहीं करती है सेल वॉल, लेकिन उसके थ्रू मूवमेंट होता है। मतलब उसके अंदर पोर्स होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस को एंटर और एग्जिट करती है। समझ में आया? तो देखिए, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज
और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को एक डायग्राम से इसको समझाती हूँ। देखिए होता क्या है इसमें कि जब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, इसकी प्लांट सेल की स्ट्रक्चर देखें, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में ये देखिए, ये आउटर कवरिंग है सेल वॉल, और जो ये इनर कवरिंग है ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए जब भी ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस मान लीजिए कौन सा ऑस्मोसिस, कौन से टाइप का, हाइपो का मैं ले लेती हूँ, हाइपोटोनिक का। देखिए हाइपोटोनिक जब भी होगा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक के केसेस में अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा, श्रिंक होगा, श्रिंक ही होगा ना भाई, इसका साइज कम हो जाएगा। तो देखिए श्रिंक कैसे होता है, श्रिंक ऐसे होता है कि ये श्रिंक हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तो रिजिड है, ये तो अपनी शेप चेंज कर ही नहीं सकती है। सेल वॉल चेंज शेप कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है, जब ऑस्मोसिस होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। देखिए व्हेन अ लिविंग प्लांट cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of contents of the cell away from the cell wall। ठीक है, सेल वॉल से दूर हटके और वो श्रिंक हो गई है। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। जनरली हम जब ऑस्मोसिस देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक जो ऑस्मोसिस हमने देखा था उसमें क्या हो जा रहा था, सॉरी हाइपो नहीं, हाइपो में तो सेल की कंसंट्रेशन कम होती है, हाइपर में देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा ये बोल दिया, हाइपो नहीं हाइपर में। हाइपर में क्या होता है, अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर की कंसंट्रेशन कम होती है। मूवमेंट कब होता है, मूवमेंट तभी होता है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, और हाइपरटोनिक में सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाहर की कंसंट्रेशन कम होगी, तभी मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा। और जब मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। अब इसमें यही बताया हुआ है कि सेल जब श्रिंक करता है प्लांट सेल में, तो सेल वॉल श्रिंक नहीं करती है, श्रिंक कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो मूवेबल है, वो अपनी शेप चेंज कर सकती है, वो रिजिड नहीं है। रिजिड कौन है, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, शेप चेंज करेगा तो कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मोलाइसिस को अगर हम तोड़ते हैं, प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने प्लाज्मो बोल दिया है। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन, यानी श्रिंक हो रहा है, वो उसकी शेप चेंज हो रही है, एक तरीके से ब्रेक ही हो रहा है, क्योंकि वो जो उसकी ओरिजिनल शेप है वो नहीं रहा अब। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है जब ऑस्मोसिस होता है, और इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। देखिए इससे ऊपर जो प्लाज्मोलाइसिस है, इसमें मैंने हाइपरटोनिक के केस के बारे में बात की थी। हाइपरटोनिक मतलब सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम। मूवमेंट कहाँ से कहाँ, ज़्यादा से कम, तो मूवमेंट हो जाएगा अंदर से बाहर। ठीक है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, अंदर से बाहर। नेक्स्ट देखिए कि इसमें ये कह रहा है कि सेल वॉल जो है, जब सेल प्लांट सेल के अंदर अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं, हाइपोटोनिक केस लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक में
बाहर से अंदर जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक में सेल की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीडिया की कंसंट्रेशन। तो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। अब जब बाहर से अंदर की तरफ होगा तो वो स्वेल हो जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सेल है वो स्वेल कर जाता है, वो फूल जाता है। तो फूल तो जाएगा, लेकिन अगर हम जनरली किसी एनिमल सेल की बात करते हैं तो अगर वो ज़्यादा पानी अंदर चला जाता है तो क्या हो जाता है, वो बर्स्ट कर जाता है, ठीक है, वो फट जाता है। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर तक वो एग्जर्ट कर सकेगी सेल वॉल की वजह से। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा ज़्यादा पानी लिया तो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट नहीं होता इतनी जल्दी, क्योंकि उसके बाहर क्या है, सेल वॉल, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है बर्स्ट होने से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि सेल वॉल जो है प्लांट्स की, फंजाई की और बैक्टीरिया की, इन तीनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटेक्ट करती है उनको बर्स्ट होने से, यानी कि हाइपोटोनिक कंडीशन में अगर इन सेल्स को रखा जाए तो ये बर्स्ट नहीं होंगे। देखिए, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। देखिए, इसमें भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी अंदर जाएगा, और जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो वो जो पानी है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, जाहिर सी बात है प्रेशर तो एक्सर्ट होगा ही। जब आप किसी जैसे आप बलून लेते हैं तो बलून में जब आप बलून को ब्लो करते हो तो जो एयर है वो क्या करती है, वो उसकी वॉल, बलून की जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है कि नहीं करती है। तो ऐसे ही जब भी ऑस्मोसिस होगा सेल्स के अंदर, तो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो उस वॉल, जो सेल वॉल है उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो ध्यान ये रखना है, और वो जो सेल वॉल है वो उसको बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से ही तो प्रेशर लग रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर जा रहा है, और फिर जब मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं तो वो ही तो उस सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है सेल वॉल के अंदर कि सेल वॉल जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का। एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। सेल वॉल रिजिड होती है, इसकी हम शेप चेंज नहीं कर सकते। मेनली ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर जाता है, जिसकी वजह से पानी बाहर जाता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाती है और सेल वॉल जो है वो अपनी ही शेप में रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। साथ ही साथ सेल वॉल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में कि जो पानी है जब अंदर जाता है तो वो सेल वॉल के ऊपर क्या करता है, प्रेशर बिल्डअप करता है। प्रेशर जो लगता है सेल वॉल के ऊपर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस, जो कि हम जिसको कि मानते हैं ये कंट्रोलर होता है पूरे सेल का, यही कंट्रोल करता है। देखिए क्या होता है न्यूक्लियस, एक देखो मैंने इससे पहले आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अनियन पील का जो हमने एक्टिविटी होती है अनियन पील की, उसमें क्या होता है कि हम एक स्टेन लगाते हैं, यानी कि एक पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसमें, जैसे कलर पिगमेंट जो होता है, जैसे सैफ्रनिन हो गया या आयोडीन हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, कलर्ड आ जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस दिखा था उसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म जो था लाइट कलर का वो दिखा था, उसकी मेम्ब्रेन दिखी थी हमें, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ऑनियन पील में जो हमने सेल को ऑब्जर्व किया था उसमें। तो न्यूक्लियस हमें उसमें दिखता है डार्क, तो उस स्टेन की वजह से न्यूक्लियस नज़र आता है। देखिए वो पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो पॉइंटेड पार्ट होता है सेंटर में। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जो न्यूक्लियस है वो उसकी भी डबल लेयर होती है। देखिए अब हम सेल के अंदर चले गए हैं। सेल की आउटर कवरिंग्स हमने पढ़ ली है, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। अब हम सेल के अंदर चले गए हैं। अंदर हमने देखा क्या, न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोलर होता है सेल का। तो अब वो जो न्यूक्लियस है वो भी कैसी कितनी मेम्ब्रेन है उसके अंदर, 2 मेम्ब्रेन यानी कि 2 कवरिंग है उसकी भी। अब सेल के अंदर हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं और न्यूक्लियस की भी क्या है, 2 कवरिंग है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस की कवरिंग है, it has pores which allow the transfer of materials from inside to outside। अब देखिए एक पूरा सेल है, ध्यान से देखिएगा, एक ये पूरा सेल है। सेल के अंदर अब हम न्यूक्लियस देख रहे हैं। अभी न्यूक्लियस की भी क्या है, 2 कवरिंग है। और ये जो न्यूक्लियस का और जो सेल का जो फ्लूइड है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। देखिए कि जो न्यूक्लियस है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी क्या है, पोर्स हैं। पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद हैं जो कि ट्रांसफर का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं, अंदर से कोई मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इसकी जो बाहर है वो साइटोप्लाज्म में ही तो है, कोई दूसरा सेल नहीं है। इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। इट हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स रॉड शेप के होते हैं और ये तभी नजर आते हैं, क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप की बात कर रही हूँ, अंडर माइक्रोस्कोप ये तभी नजर आते हैं जब कोई सेल डिवाइड कर रहा होता है, क्योंकि सेल तो डिवीजन करते हैं ना। तो जब सेल डिवाइड करते हैं तब अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें कि क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, अगर हमें करना है ऑब्जर्व, तो वो तभी नजर आते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्रोमोसोम contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA। देखिए क्रोमोसोम्स का काम क्या है, क्रोमोसोम्स का काम सिर्फ इतना है कि वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है तो उसके अंदर हमेशा DNA ही ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में इसकी डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस का काम करते हैं, इनहेरिट करते हैं यानी कि पहुंचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स है वो न्यू जनरेशन जो है। ठीक है, आगे देखिए, ये काम करते हैं DNA। जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, DNA की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। DNA आर द मेन कंपोनेंट जो कि ये काम करते हैं। ठीक है, DNA की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ, DNA और RNA की। RNA होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड DNA इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है कि क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो DNA और कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम हिस्टिन प्रोटीन्स बोलते हैं। इसमें आपका नहीं दिया हुआ है तो आप आगे की क्लासेस में पढ़ लेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि DNA और प्रोटीन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cell। देखिए जब नया सेल बनता है तो DNA molecules जो है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो DNA molecules का भी डिवीजन होता है, DNA भी डिवाइड होते हैं। और जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो उनके अंदर भी DNA जो है एक एक चले जाते हैं। ठीक है, तो उनका भी डिवीजन होता है और DNA भी जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में न्यू सेल के अंदर पहुंचते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन।
जीन्स जो होती है वो फंक्शनल सेगमेंट होती है डीएनए। अब डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे आप हायर क्लासेस में, उसमें आपको पता लगेगा कि उसके जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम जीन्स कहते हैं। इन अ सेल which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material। देखिए डीएनए जब सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है कि वो हमें डीएनए जो है वो नज़र आते हैं कि ये भाई डीएनए है, उनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर नज़र आती है रॉड शेप्ड की। लेकिन अगर सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो आपको डीएनए नज़र नहीं आएगा, आपको एक एंटेंगल स्ट्रक्चर नज़र आएगी। जो एक धागा जब उलझ जाता है, एक लंबा सा धागा है वो जब उलझ जाता है, वैसे एक स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखेगी। वो जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन मटेरियल। ये तब है जब डीएनए डिवाइड नहीं कर रहा है। डीएनए जब डिवाइड करता है तो आपको प्रॉपर अंडर माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर डीएनए डिवाइड नहीं कर रहा है और आप तब देखना चाह रहे हो कि क्रोमोसोम दिख जाए आपको, तो क्रोमोसोम नहीं, आपको कुछ एंटेंगल स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहलाती हैं क्रोमेटिन मटेरियल। एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंटेंगल्ड होती है, उलझे हुए होते हैं। दीज क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम व्हेन दे डिवाइड। ठीक है, जब एक सेल डिवाइड होता है तब यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को बना लेती है, ऑर्गेनाइज कर लेती है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये तब नज़र आते हैं जब एक सेल डिवाइड करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। देखिए क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि वो जो हेड है, जो कंट्रोलर होता है, वो न्यूक्लियस है। क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा तब तक सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो जब न्यूक्लियस का डिविजन होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सेलुलर रिप्रोडक्शन यानी कि सेल का रिप्रोडक्शन, सेल जब दोबारा बनते हैं, एक सेल से 2 नए सेल्स बनते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होता है, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होता है पहले, उसके बाद फिर उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। तो धीरे धीरे जब ये डिवीजन होता है तभी तो जगह फिर पूरा दो न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस होता है। दिखने में लगता है कि डिवाइड हो गया, ऐसे नहीं होता है। काफ़ी सारे प्रोसेसेस इसमें होते हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद क्रोमोसोम्स में भी डिवीजन होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन, जब सेलुलर रिप्रोडक्शन, ये सेल जब दोबारा बनते हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तब न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखिए 2 टर्म्स आती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये टर्म्स जो है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इसलिए टर्म्स दी हुई है इसके अंदर। देखिए प्रोकैरियोट्स क्या होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो उनका न्यूक्लियस है, जिनके जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा एडवांस नहीं है, ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि वो सेल्स, वो न्यूक्लियस जो कि अच्छे से डिफाइंड हो रहे हैं, देखने से अंडर माइक्रोस्कोप में पता लग रहा है कि हाँ ये न्यूक्लियस है, इसकी ये बाउंड्री है। तो वो जो वेल डिफाइंड होते हैं न्यूक्लियस, उन ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको तो कहते हैं यूकैरियोट्स। और वो एनिमल्स और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ही सेल के अंदर पड़ा होता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये न्यूक्लियस है, क्योंकि उसकी क्या नहीं होती, उसकी बाउंड्री ही नहीं होती, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होती। जिनके अंदर न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है
वो वेल डिफाइंड होते हैं, कहलाते हैं यूकैरियोट्स। जिन ऑर्गेनिज्म की जो न्यूक्लियस है उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स के जो हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स होते हैं सबके अंदर अच्छे खासे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस हो गए जैसे। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ आपके एनसीईआरटी में, जितना दिया है उतना ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो पूरा फ्लूइड कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल। देखिए जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी का मतलब सेल की स्टडी कर रहे हैं हम। और साइटोप्लाज्म यानी कि साइटो का जो प्लाज्मा है, सेल का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, जो सेल का जो लिक्विड है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल। इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं, सबका एक एक स्पेसिफिक। देखिए जैसे हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। लीवर कुछ काम करता है, किडनी कुछ काम करती है, लंग्स कुछ काम करते हैं। तो ऐसे ही एक सेल जो है उसके अंदर भी उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि जिसके अंदर की लेबर ऑफ डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि वो काम जो है उनका बटा हुआ होता है उसके अंदर। तो जो काम है सबके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है, वो अपना अपना काम करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The significance of member can be illustrated with the example of virus। देखिए क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, जैसे न्यूक्लियस पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के भी बाहर बाउंड्री होती है, इसके सेल की भी बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस की भी बाउंड्री होती है, हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे उनकी भी बाउंड्री होती है। तो वो जो बाउंड्री है यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो एक तरीके से इंडिकेट करती है कि कोई चीज़ लिविंग है, उसके अंदर चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। देखिए वायरस जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आज तक उसको इंटरमीडिएट कहा जाता है कि वायरस जो है वो लिविंग भी कहलाता है और नॉन लिविंग भी कहलाता है। जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर ना चला जाए तब तक वो नॉन लिविंग है, और जब किसी लिविंग की बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो क्या है, लिविंग कहलाता है। वायरस के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए वो कोई भी लाइफ के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है तब तक जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर ना चला जाए। जब वो लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो फिर उस पर्टिकुलर सेल या किस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर अपना क्या कर लेता है, अपनी मशीनरी चलाना शुरू कर देता है और फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। अब मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो लिविंग का कैरेक्टर है, वो नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। नॉन लिविंग तो मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन लिविंग जो है वो डिवीजन करते हैं, तो वो अपने नंबर्स बढ़ाता है जब वो किसी लिविंग के अंदर होता है। तो जो वायरस है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। नॉन मेम्ब्रेनस यानी कि उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है लिविंग का जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए। ठीक है, आज हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और जो आगे के ऑर्गेनल्स हैं, मेन ऑर्गेनल्स आप लोग की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसकी स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग को ये नोट्स अपने कॉपीज़ में, अपने रजिस्टर्स में लिखने हैं और साथ ही साथ इनको ध्यान रखना है, लर्न करना है। ओके, थैंक यू।